क्लास में ना हमने ना एसी डिवाइसेस, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर ख़त्म किया था। तो आपको एक्चुअली मैंने ना ये बता दिया कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि हम ना एसी ऑल्टरनेटिंग करंट बनाने के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, वो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में। फिर हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तैयार किए। उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से हमने एक तो कमर्शियल लेवल पे एसी बनाई, फिर उस एसी को कमर्शियल लेवल से हमने सप्लाई भी किया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये यहाँ तक हमने किया था। अब वो एसी जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हमारे घर तक आ चुकी है। अब हमने घर में अपने सर्किट्स लगाए हुए हैं, जैसे फ़ैन लगा हुआ है, ट्यूब लगी हुई है, ये सारे सर्किट्स हैं। तो इन सर्किट्स में एसी सप्लाई कैसे काम करती है, सर्किट्स में हम ये ट्यूब के अंदर चौक कॉइल लगी होती है, ये कैसे काम करता है, फ़ैन के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, फ़ैन वो कैसे काम करता है एसी सप्लाई के साथ। तो हमने सारा कुछ यही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर का नाम अपना है एसी सर्किट्स, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर ध्यान से अटेंड नहीं करोगे तो टफ भी लगेगा, क्योंकि सर्किट्स है इसके अंदर, एसी सर्किट्स। लेकिन अगर मैं आपको चैप्टर एक समरी बना के समझाऊंगा तो समझ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, इसमें क्रैमिंग कम है। एसी सर्किट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने ना बच्चे एसी जनरेटर से जो करंट तैयार किया था ना, उसकी एक इक्वेशन थी I = I0 sin ωt। एसी जनरेटर से जो हमने वोल्टेज तैयार की थी उसकी ये इक्वेशन थी V = V0 sin ωt। अब बच्चे जो I0 है, I0 को हम कहते हैं पीक करंट, मतलब मैक्सिमम करंट। टर्म्स समझनी है आपने। जो V0 है, V0 को हम कहते हैं पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। हमने जब ग्राफ ड्रा किया था करंट का टाइम के साथ, तो दिस इज़ द ग्राफ, और इस ग्राफ में अपर हाफ प्लस है, लोअर हाफ माइनस है, और मैक्सिमम जो वैल्यू है करंट की वो I0 है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू, और मिनिमम जो वैल्यू है नेगेटिव साइड पे वो -I0 है। बिल्कुल ठीक है, यही सेम चीज़ वोल्टेज में थी। अब बच्चे ऐसा है, हमने इस एसी करंट को, एसी सप्लाई का सिंबल ये बनाना है S। इस एसी सप्लाई को मैंने रजिस्टर R के साथ लगा दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस रजिस्टर R में से करंट फ्लो कितना कर रहा है, रजिस्टर R में से ये करंट फ्लो कितना कर रहा है, ये मैं देखना चाहता हूँ। अब करंट फ्लो कितना कर रहा है मुझे पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये करंट तो लगातार बच्चे टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। कभी 0 बन जाता है, कभी I0 बन जाता है, कभी फिर 0 बन जाता है, फिर -I0 बन जाता है, फिर 0 बन जाता है। तो ये करंट लगातार टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको मैं मेजर कर ही नहीं सक रहा, बता ही नहीं पा रहा मैं कितना करंट मैंने दिया है। लेकिन अगर मैं इस रजिस्टर R से ये वोल्टेज लगाता हूँ, बैटरी लगाता हूँ 10 वोल्ट की, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मैं बड़ा आसानी से बता सकता हूँ कि जो करंट हम दे रहे हैं वो 5 एम्पेयर दे रहे हैं, और वो 5 एम्पेयर करंट कांस्टेंट रहेगा, V/R करके कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं है। स्टेडी करंट कहता हूँ उसको मैं। कौन सा करंट है? स्टेडी करंट है। इसका मतलब डीसी सप्लाई वाला जो करंट है वो तो मैं बड़ी आसानी से मेजर कर पा रहा हूँ, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है जो मैंने मेजर करना है वो तो मेजर हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर डायरेक्ट एसी करंट। एसी करंट को सीधा मेजर करना बड़ा मुश्किल है, होता ही नहीं, क्योंकि वो तो लगातार टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी अपनी लैंग्वेज में आप सब लोग लिखेंगे कि वी कैन नॉट मेजर अल्टरनेटिंग करंट एज सच, we cannot measure alternating current as such because it continuously varies with time. It continuously varies with time.
वो लगातार टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट को एज सच मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट कॉन्टीन्यूसली वेरीज विद टाइम। अब करा क्या जाए, हम क्या करें ताकि हम करंट को मेजर करें। इसके लिए इन्होंने एक तरीका ढूंढा, अल्टरनेटिंग करंट दिया और इसकी वैल्यू में जो मेजर करवाना चाहता हूँ मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मैंने करंट दिया वो 5 एम्पेयर AC दिया है, 2 एम्पेयर AC दिया है, कितना करंट दिया है वो मैंने मेजर करना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक टेक्निक निकाली, एक तरीका अपनाया करंट को मेजर करने का, अल्टरनेटिंग करंट की एक फ़िक्स वैल्यू मेजर करने का। हमें फ़िक्स वैल्यू मेजर करने का बेनिफिट है। अगर मैं कहता हूँ कि 5 एम्पेयर AC करंट पास कर रहा है वायर में से, तो वो फिक्स वैल्यू है ना। या मैं आपको ये कहूँ कि करंट अभी 5 एम्पेयर है, अगले सेकंड के बाद 2 एम्पेयर हो गया, फिर अगले सेकंड के बाद 0 एम्पेयर हो गया, वो फिक्स वैल्यू नहीं है, तो वो सही भी नहीं लगता। तो हम ये चाहते हैं कि जो हम AC करंट दें ना उसकी वैल्यू फिक्स हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या तरीका ढूंढा, इसके लिए इन्होंने ये तरीका ढूंढा कि ये करंट इन्होंने इसको दिया, रेजिस्टेंस को दिया, और इसी रेजिस्टेंस को DC करंट मतलब स्टेडी करंट भी दिया, इसी रेजिस्टेंस को स्टेडी करंट भी दिया। अब जो स्टेडी करंट है वो इन्होंने मान लो 2 सेकंड के लिए पास करवाया और AC करंट भी 2 सेकंड के लिए पास करवाया। हम तो अपन नोट कर सकते हैं जितनी हीट इस रजिस्टर में बनी ड्यू टू AC करंट, सेम टाइम में सेम रजिस्टर में जितनी हीट बनी, अगर उतनी हीट स्टेडी करंट देने पे सेम टाइम पे सेम रजिस्टर में सेम हीट बने, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो अल्टरनेटिंग करंट है जितना वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जितना वो काम कर रहा है, उतना ही काम स्टेडी करंट भी कर रहा है। जितने टाइम में जितनी हीट अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उतने ही टाइम में उतनी हीट स्टेडी करंट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टेडी करंट की जो वैल्यू है ये वाली, ये AC करंट जितना काम कर रही है। स्टेडी करंट की जो वैल्यू है वो किसके जितना काम कर रही है, AC करंट जितना काम कर रही है। तो इस स्टेडी करंट को हमने एक नाम दिया है RMS करंट। क्या नाम दिया है, RMS करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, RMS। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में इसकी डेफिनेशन। अगर मैं ये कहता हूँ कि स्टेडी करंट 2 एम्पेयर है, एग्जांपल ले रहा हूँ, और एक DC करंट स्टेडी करंट जो है वो इस सेम रजिस्टर में सेम टाइम पे सेम हीट प्रोड्यूस करता है जितनी हीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस करंट की जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है, इस करंट का जो इफ़ेक्ट है वो 2 एम्पेयर DC के बराबर है। बोलो, दूसरे तरीके से हम ये भी तो समझ सकते हैं कि जो इस करंट का इफेक्ट है, अल्टरनेटिंग करंट का जो इफेक्ट है इस रेजिस्टेंस पे, वो 2 एम्पेयर DC करंट के बराबर है। तो इसीलिए इस 2 एम्पेयर को हम इफेक्टिव करंट भी कह रहे थे। इस 2 एम्पेयर का क्या नाम है, इफेक्टिव करंट है। इसका दूसरा नाम क्या है, RMS करंट भी है। ये जो करंट है, स्टेडी करंट जो है, इट प्रोड्यूस सेम इफेक्ट in a same register in a same time as produced by alternating। मतलब जो काम अल्टरनेटिंग करता है ना, वही काम ये करंट करता है। उस करंट का नाम हमने क्या रखा है, RMS करंट या इफेक्टिव करंट। बच्चों को इफेक्टिव करंट से ज़्यादा समझ आता है क्योंकि इस करंट का इफेक्ट अल्टरनेटिंग करंट जितना ही है, प्रोवाइडेड टाइम शुड बी सेम, सर्किट शुड बी सेम, मतलब रजिस्टर शुड बी सेम। तो आप एक सिंपल भाषा में पहले लिखेंगे बात कि स्टेडी करंट क्या है, जो मतलब है हमने इफेक्टिव करंट क्या चीज़ है, व्हाट इज इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, इफेक्टिव करंट प्रोड्यूस सेम इफेक्ट इन अ सेम रजिस्टर इन अ सेम टाइम। इफेक्टिव करंट प्रोड्यूस सेम इफेक्ट इन अ सेम रजिस्टर इन अ सेम टाइम as produced by alternating current, as produced by alternating current।
इसका मतलब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, वो हम एज सच मेजर नहीं कर सकते, इसके इक्वलेंट करंट मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो करंट मैं दे रहा हूँ ये किसके इक्वलेंट है, 2 एम्पेयर के, 2 एम्पेयर स्टेडी या 2 एम्पेयर डीसी। तो अल्टरनेटिंग जो करंट है उसको हम एज सच मेजर नहीं कर सकते, उसकी इफेक्टिव वैल्यू हम डीसी करंट में देखते हैं। तो इस करंट का इफेक्ट किसके बराबर है, 2 एम्पेयर डीसी के बराबर है। तो मैं ये कहूँगा कि ये 2 एम्पेयर है वो इस करंट की कौन सी वैल्यू है, इफ़ेक्टिव वैल्यू है। तो अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग, आरएमएस करंट, IRMS हेडिंग बना लो। आरएमएस करंट क्या है, रूट मीन स्क्वायर करंट क्या है, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर करंट, इट इज़ द, ये डेफिनेशन हम इलेबोरेट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट, it is the value of the steady current which produce it is the value of the बच्चे steady current which produce same effect in a same circuit in a same time, same effect in a same circuit in a same time as produced by alternating current, as produced by alternating current। मतलब आरएमएस जो करंट है ना वो स्टेडी करंट की वैल्यू है विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट इन अ सेम सर्किट इन अ सेम टाइम एज प्रोड्यूस बाय ऑल्टरनेटिंग करंट। हमने भी डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन से आपको क्लियर होगा। अब एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए, हम एसी जो करंट है जो टाइम के साथ साथ बार बार चेंज हो रहा है उसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, हम उसकी स्टेडी करंट की इफेक्टिव वैल्यू देखते हैं कितनी है, और उस इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट का नाम क्या रखा गया है, आरएमएस करंट, दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर करंट। और आरएमएस करंट की वैल्यू अभी हम ड्राइव करेंगे बच्चे, ये वैल्यू ना I0/√2 होती है, अभी हम प्रूव करेंगे I0/√2। मैं आपको इसका एक्सप्रेशन करवा रहा हूँ। इसको हम इफेक्टिव करंट भी कह रहे थे, मतलब स्टैटिक करंट का इफेक्ट एसी करंट के बराबर इफेक्टिव करंट भी कह रहे थे, लेकिन ज़्यादातर आपको बुक्स में आरएमएस मिलेगा। एक्सप्रेशन कर रहे हैं, दिस इज ए रजिस्टर आर एंड टू दिस रजिस्टर आर एसी सप्लाई इज गिवन, और जो करंट है एसी करंट दैट इज़ I = I0 sin ω/t। हमने जो करंट है इसको वो दिया, एसी करंट दिया। हमें सबको पता है जो एसी करंट है वो समय के साथ, टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। इस करंट के कारण लेट अस सपोज दैट, इस करंट के कारण स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट बनी DH, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट बनी कितनी, DH। जो हीट बनती है, हीट का फॉर्मूला होता है I²R T की जगह क्या लिखूँगा मैं, DT, स्मॉल टाइम टेकन। मतलब जब हमने एसी सप्लाई दी इसके कारण इस रजिस्टर में हीट बनी, स्मॉल टाइम में DH हीट बनी। अब आपके पास I की वैल्यू कितनी है, I0 sin ω/t, ये आपके पास I करंट की वैल्यू है। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट बनी DH, ये आपके पास बनेगी I0² sin² ω/t R dt, ये आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट बन जाएगी DH। अगर आपने अब टोटल हीट पता लगानी है, टोटल हीट अगर कैलकुलेट करनी है तो आपने दोनों तरफ ना इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ DH इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I0² sin² ω/t R dt। DH की लिमिट मैंने 0 to H लगाई, उधर टाइम की लिमिट हमारी मर्जी, हम कितना टाइम टेकन ले रहे हैं, तो मैंने बच्चे टाइम टेकन ले लिया 0 to T, एक पूरे साइकिल का टाइम। पूरा साइकिल जैसे एसी सप्लाई होती है ना, ये करंट आई है तो ये टाइम टेकन पूरे साइकिल का है T।
तो इसकी लिमिट मैंने ले ली 0 टू कैपिटल टी। अब डी एच की इंटीग्रेशन तो होती है एच, आई नोट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये हमने लिखा। अब बच्चे मैथमेटिक्स में ना साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन बच्चों को मैथ में करवाते हैं, फिजिक्स में ना अपन ने रिजल्ट यूज़ करने हैं, तो आपको मैं इसमें ना साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन का आंसर बता रहा हूँ। रिजल्ट याद रखना, आपने इंटीग्रेशन अगर करना चाहो तो नॉन मेडिकल वाले तो कर सकते हैं, मेडिकल वालों को दिक्कत आएगी, पहले इसको साइन स्क्वायर को पहले साइन 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करनी है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, तो इसलिए इसका आंसर होता है अपर लिमिट जितनी दी हुई है उसका हाफ, सीधा याद करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन अगर आप चेक करो ना, घर पे कर सकते हो सोल्व आप, जितनी अपर लिमिट दी हुई है 0 से टी होना चाहिए, और जो अपर लिमिट दे रखी है टी तो t/2 आंसर है, अगर अपर लिमिट t/2 दे रखी है तो t/4 आंसर है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आपको मैंने आंसर बताया अपर लिमिट का हाफ, बस सिंपल बात है। इंटीग्रेशन चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन हमने रिजल्ट ही यूज़ किया है। साइड पे लिख देता हूँ मैं, 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की जो इंटीग्रेशन होती है वो अपर लिमिट का हाफ होती है। ठीक है, चेक कर सकते हो तुम अपने आप को सेटिस्फाई, अगर आपने करना है तो उसको चेक करो। जिनको इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में करवा चुके हैं जिन बच्चों को, वो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब इसमें दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1, दिस एच क्या चीज़ है, दिस इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी सप्लाई। जो हीट एसी सप्लाई ने प्रोड्यूस की है ना, वो मैंने बोर्ड पे लिख दी सोल्व करके। अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है आरएमएस करंट की, उस डेफिनेशन में सेम हीट सेम सर्किट में सेम टाइम में, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ सेम हीट produced in a same circuit, if same heat produced in a same circuit in a same time by a alternating current, by a steady current, same heat produced in a same circuit in a same time by a steady current, then that current is called RMS current. Then that current is called RMS current. तो मैं ये कह दूँ आपको, अब सेम रजिस्टर सेम सर्किट है, तो जो करंट होगा वो कौन सा करंट होगा, RMS होगा। तो जो हीट है H, हीट का फॉर्मूला वैसे तो बात होता है I²RT। चेक करना है इसमें हमने लिमिट क्या लगाई है एसी करंट वाले में, 0 टू टी, हमने टाइम लिया अपन ने टी, तो फॉर्मूले डायरेक्ट में डीसी करंट वाले में भी टाइम अपन कितना लेंगे, टी लेंगे। सेम रजिस्टर आर है, इधर भी सेम रजिस्टर आर था, सेम हीट एच, उधर भी सेम हीट एच थी, तो जो करंट है उस करंट का नाम है IRMS। तो डीसी करंट के लिए, स्टेडी करंट के लिए हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा फॉर्मूला लगाओ I²RT। Now what is H? What is H? H is the heat produced by steady current. H is the heat produced by steady current. अब डेफिनेशन में जो हीट AC करंट ने प्रोड्यूस की है वही हीट अगर स्टेडी करंट प्रोड्यूस करे तो जो करंट है उसका नाम है RMS। तो दोनों को इक्वेट कर दो 1 और 2 को, दोनों हीट सेम है ना, तो इक्वेट 1 and 2, इक्वेट 1 and 2, तो IRMS स्क्वायर RT इक्वल टू I0 स्क्वायर R इंटू T/2। 1 और 2 को हमने इक्वेट कर दिया है, दोनों तरफ R से R कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, IRMS स्क्वायर की वैल्यू आपके पास I0 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी, तो इससे IRMS की वैल्यू बन जाएगी I0 बाई √2। तो दिस इज़ द RMS करंट। अब आपको मैं इसका एक और मतलब समझाता हूँ।
डेरिवेशन अपन ने कर ली है, इसका मीनिंग समझते हैं अपन। ये मेरे पास AC सर्किट है, AC करंट मैंने दिया और वो AC करंट मैंने दिया 20 sin 100t एम्पेयर, एग्जाम्पल लिया। तो अगर आप इसको I0 sin ओमेगा t से कंपेयर करें तो व्हाट इज़ I0 20, व्हाट इज़ ओमेगा 100, बिल्कुल ठीक है। अब AC करंट को मेजर करना मुश्किल है, तो यही सर्किट किसके इक्विवेलेंट है, रजिस्टर से कितना करंट पास करवाओ, स्टेडी करंट कितना पास करे, 20/√2। तो जो काम ये सर्किट कर रहा है ना, वही काम ये सर्किट करेगा। तो ये AC सर्किट इक्विवेलेंट टू DC सर्किट, प्रोवाइडेड इस DC सर्किट को आपने कितना करंट प्रोवाइड करवाना है, 20/√2, क्योंकि I0 है 20, तो हमें RMS करंट पास करवाना है ना, तो RMS करंट का फॉर्मूला I0/√2 होता है। तो अब I0/√2 करंट पास करवाओगे तो ये दोनों सर्किट सेम ही हैं, और हमें ना DC का सर्किट समझना ज़्यादा आसान है हमारे लिए, तो इसलिए मैंने RMS करंट यूज़ किया है। AC करंट तो मेजर ही नहीं होता, तो आप इस सर्किट की बजाय वाला सर्किट भी आप यूज़ कर सकते हो, दैट सर्किट विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, एक ही बात है दोनों। हाँ जी, होप करता हूँ कि तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। ऑल्टरनेटिंग करंट की बजाय आप DC सर्किट यूज़ करते हो। अब ये बताइए, अगर मैंने ये लिखा है 10 एम्पेयर 50 हर्ट्ज़ AC सप्लाई, क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ है 10 एम्पेयर 50 हर्ट्ज़ AC सप्लाई, फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट। हमें करंट की इक्वेशन लिखनी है, समझाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पे लिखा है 10 एम्पेयर 50 हर्ट्ज़, साथ में क्या वर्ड यूज़ किया, AC। अब अगर आपके पास करंट के साथ कुछ भी नहीं लिखा, ना तो साइन ओमेगा t लिखा, ना पीक करंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा 10 एम्पेयर 50 हर्ट्ज़ AC, इसका मतलब जो 10 एम्पेयर लिखा हुआ है ना, वो करंट AC की इफ़ेक्टिव वैल्यू है। इफ़ेक्टिव वैल्यू का मतलब है कि जो 10 एम्पेयर लिखा है वो RMS करंट है। अगर AC करंट के साथ कुछ भी ना लिखा हो, सिंपल लिखा हो 5 एम्पेयर AC बस, तो वो कौन सा करंट होता है, RMS होता है, वो इफेक्टिव करंट होता है AC का, उसको हम RMS मानते हैं। तो आपके पास 10 एम्पेयर जो लिखा है ना, वो RMS करंट है, मतलब इफेक्टिव करंट है। तो मुझे तो इक्वेशन तैयार करनी है, और AC की इक्वेशन ये होती है I0 sin ओमेगा t होती है AC करंट की इक्वेशन। अब मुझे तो IRMS पता चल गया 10 है, तो IRMS का फॉर्मूला होता है I0/√2। तो इससे I0 की जो वैल्यू बनी है आपके पास, वो 10√2 एम्पेयर बन गई, ये I0 की वैल्यू बन गई। अब मुझे तो करंट की इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन में करंट का फॉर्मूला है I0 है 10√2, फिर साइन ऑफ ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला बच्चे होता है 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, अपन छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। तो बड़ी जो ओमेगा 2π इंटू फ्रिक्वेंसी है 50, साथ में t लगा दिया, तो जो करंट बना वो बना है 10√2 साइन 100πt। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये इक्वेशन आ गई इसकी। तो मेरे न्यूमेरिकल ये करवाने का मकसद क्या था, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है और करंट के साथ कुछ भी नहीं लिखा, कौन सा करंट है, सिर्फ AC लिखा है, तो ये इफ़ेक्टिव करंट है, ये RMS करंट है। इस RMS करंट से तुम I0 निकालो, फिर I0 निकाल के करंट की इक्वेशन लिखो। चलिए बच्चे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है जी, इतना आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।